नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 8 नवंबर 2022 मंगलवार कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को वर्ष 2022 का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण लगेगा। ये चंद्र ग्रहण मेष राशि में भरणी नक्षत्र में लगेगा और शाम 5:09 से शुरू होकर के 6:19 पर समाप्त होगा। ये चंद्र ग्रहण भारत समेत विश्व के कई बड़े स्थानों पर दिखाई पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया, उत्तर पश्चिम यूरोप, दक्षिण पश्चिम एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिक क्षेत्र, पैसिफिक क्षेत्र, हिंद महासागर और भारत के कुछ हिस्सों में ये चंद्र ग्रहण दिखाई पड़ेगा। ये चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण है, इसलिए सूतक काल मान्य होगा और सूतक काल चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पूर्व से शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि सूतक काल प्रातः 8:10 से शाम 6:19 तक प्रभावी रहेगा। अगर आप स्वस्थ हैं, युवा हैं, तो आपके लिए उचित ये होगा कि सूतक काल में भोजन ग्रहण ना करें, और अगर भोजन ग्रहण करना ही हो तो वह भोजन ग्रहण करें जिसमें पहले से ही तुलसी के पत्ते डालकर रखा हुआ हो। हाँ, अगर आप बालक हैं, वृद्ध हैं, बीमार हैं या फिर गर्भवती माता हैं, उस स्थिति में भोजन ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन चंद्र ग्रहण से कम 4 घंटे पहले ही भोजन ग्रहण कर लिया जाए, यानी 1 बजे से पहले भोजन ग्रहण कर लें। 1 बजे से और 5 बजे के बीच में भोजन ग्रहण ना करें। ग्रहण की घटना धार्मिक और ज्योतिषी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों का ही जीवन में बड़ा महत्व है। ऐसी मान्यता है कि ग्रहण के दौरान कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता, लेकिन ग्रहण के बाद सूर्य और चंद्रमा अपना पूर्ण प्रभाव प्रदान करते हैं, पूरा लाभ देते हैं, क्योंकि जब सूर्य या चंद्रमा पीड़ित होने के बाद पुनः नैसर्गिक अवस्था में आते हैं तो अपना पूरा फल प्रदान करते हैं। ये चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और लंबे समय तक प्रभावी रहेगा। इसलिए वैसे तो सभी 12 राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन 8 राशियां ऐसी हैं जिन पर इस चंद्र ग्रहण का विशेष शुभ प्रभाव पड़ेगा और कर्क राशि उनमें से एक है। तो बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के जीवन पर चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि चंद्र ग्रहण का क्या दुष्प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर और चंद्र ग्रहण पर क्या क्या सावधानियां और उपाय रखने चाहिए, विशेषकर गर्भवती माताओं को। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले ये समझते हैं कि चंद्र ग्रहण का आप पर क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, क्या परेशानी आपके साथ हो सकती है। और जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये समस्या आपके साथ पिछले चंद्र ग्रहण के दौरान भी आई होंगी, और अगर आपने चंद्र ग्रहण के दौरान सावधानी नहीं बरती, उपाय नहीं किए, तो आप याद कीजिए लगातार जब जब ग्रहण पड़ा होगा तब तब आपको परेशानी हुई होगी। हालांकि चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद समस्याओं की इंटेंसिटी कम हो जाएगी और चंद्रमा जब ग्रहण से बाहर आएंगे तो फिर अपना शुभ प्रभाव प्रदान करेंगे। देखिए, 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण लगेगा, तो चंद्र ग्रहण के कारण चंद्रमा तो पीड़ित होंगे ही। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारा मन है। तो जब चंद्रमा पीड़ित हुए तो हमारा मन पीड़ित हुआ। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि ये चंद्र ग्रहण मेष राशि में लग रहा है। चंद्रमा का गोचर मेष राशि में होगा और मेष राशि में राहु का भी गोचर है, और राहु का सर्वाधिक अशुभ प्रभाव चंद्रमा पर यानी हमारे मन पर पड़ेगा। तो क्या होगा? मन में नेगेटिव थॉट्स पैदा होंगे, मानसिक अशांति की स्थिति बनेगी, अनावश्यक चिंता होगी, एक अनजाना सा भय आपके मन में रहेगा, और ये राहु के कारण होगा। राहु और चंद्र ग्रहण के प्रभाव से पूरे शरीर में आपको थकान सी महसूस होगी,
जब आपका मन पीड़ित है तो स्वाभाविक है कि शरीर भी पीड़ा को महसूस करेगा, काम में मन नहीं लगेगा, एक अजीब तरह का आलस्य और थकान आप महसूस करेंगे। जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है, पेट दर्द या डाइजेशन प्रॉब्लम की समस्या हो सकती है, डिप्रेशन की स्थिति से आप गुजर सकते हैं। बिला वजह अचानक से क्रोध आएगा, मन में निगेटिव फीलिंग कि मैं अब कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, एक अनजाना डर, ये सब चंद्र ग्रहण के दौरान आप महसूस करेंगे। और अगर आप कहीं भूल से भी इस दौरान सो गए तो तमाम तरह के भयानक सपने, डरावने सपने आपको आएंगे। और आप याद कीजिए, आपके साथ ऐसा ही कुछ पिछले चंद्र ग्रहण पर हुआ होगा, और अगर ऐसा हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो क्या करें? पहली बात तो चंद्र ग्रहण के दौरान सोना नहीं है, भगवान भोले शंकर की उपासना करते रहना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहें, या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, या महामृत्युंजय मंत्र सुने। बहुत आसान है, YouTube पर जाइए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप ओपन कर लीजिए, सुनते रहिए। अब बात करते हैं ग्रहण के दौरान आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है और गर्भवती माताओं को क्या विशेष सावधानियां बरतनी है। चंद्र ग्रहण का बहुत अधिक ज्योतिषीय महत्व है। चंद्रमा हमारा मन है और हमारे मन पर चंद्रमा का नियंत्रण होता है। चंद्रमा मन, मस्तिष्क, सोच, विचारधारा, संवेदना और कल्पना शक्ति का कारक है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और यही चंद्रमा जब पीड़ित होता है तो हमारा मन, मस्तिष्क और हमारी सोच भी प्रभावित होती है। तो चंद्र ग्रहण के दौरान और सूतक काल के दौरान पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। दूसरी बात, सूतक के दौरान सोना नहीं है, जागते रहना है। मंत्रों का जाप करें, भगवान भोले शंकर के मंत्रों का जाप, ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। भोजन नहीं बनाना है, और अगर बनाएं तो तुलसी पत्र डाल करके रखें। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें। घर और पूजा स्थल पर गंगा जल का छिड़काव करके घर को शुद्ध करें। सूतक काल में घर में अगर मंदिर है तो उसके कपाट बंद कर दें, नहीं है तो देवी देवताओं की मूर्ति का स्पर्श ना करें। ग्रहण के दौरान नकारात्मक विचारों को मन में आने ना दें, और ग्रहण के दौरान अपने पास तुलसी के पत्ते रखें। घर के बाहर नहीं निकलना है। किसी ज़रूरी काम के लिए अगर घर के बाहर निकलना ही पड़े तो तुलसी के पत्ते अपनी जेब में रख करके निकलें। ग्रहण के पश्चात स्नान करके भोजन करें। और जहाँ तक गर्भवती माताओं की बात है तो गर्भवती माताओं को शिशु के लिए भोजन तो करना होगा, तो तुलसी का पत्ता भोजन में पहले से ही डाल करके रखें, तब उस भोजन को ग्रहण कर सकती हैं। ध्यान रखें कि सूतक काल लगने से पहले ही तुलसी का पत्ता आपको तोड़ करके रख लेना है और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते रहना है। इससे गर्भस्थ शिशु पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई भी तेज धार या नुकीली वस्तुएं अपने पास ना तो रखें और ना ही कोई प्रयोग करें। जैसे कैंची है, चाकू है, सुई है, आलपीन है, इन चीज़ों के प्रयोग से बचें। और बाल या नाखून नहीं काटना है। घर के बाहर ना निकलें। ग्रहण के दौरान ग्रहण को देखने से बचें। कोशिश ये करें कि ग्रहण के दौरान भोजन ना पकाएं और ना ही भोजन ग्रहण करें, लेकिन अगर करना ही पड़े तो तुलसी पत्र का प्रयोग करके करें।
और विशेष अवस्था में अगर घर के बाहर जाना पड़े तो तुलसी का पत्ता साथ में रखें। घर में मंदिर हो तो उसके कपाट को बंद कर दें। ग्रहण के समाप्त होने के बाद स्नान करें और भोजन ग्रहण करें। स्नान करने के बाद ज्योतिष शास्त्र में दान का बहुत महत्व बताया गया है। इस अवसर पर तो आप धन धान्य, चावल, चीनी, सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद वस्त्र, इन सब चीज़ों का दान करें। शिव मंदिर में जाकर के सफ़ेद पुष्प अर्पित करें और संतान की सुरक्षा के लिए दूध, खिलौने, वस्त्र, ये सब आप दान कर सकते हैं। और ये सब दान करने के बाद फिर भोजन ग्रहण करें। तो ये तो रहा चंद्र ग्रहण पर उपाय और गर्भवती माताओं के लिए विशेष उपाय। अब बात कर लेते हैं इस चंद्र ग्रहण का किन किन राशियों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। समग्र रूप से देखा जाए तो अग्निमंडल में ग्रहण होने के कारण देश में उत्पात, अग्नि भय की घटनाएं हो सकती हैं। मंगल की राशि मेष राशि में ये ग्रहण होने के कारण मनुष्यों को पीड़ा देने वाला होगा। लेकिन भरणी नक्षत्र और कार्तिक मास में ग्रहण के फल को शुभ माना गया है। अब अगर बात करें कर्क राशि के जातकों की, तो चंद्रमा का गोचर कुंडली के दशम भाव में है। दशम भाव क्या होता है? आपके जॉब को, कैरियर को, प्रोफेशन को शो करता है। अब चंद्रमा एक तो पीड़ित हैं, ऊपर से राहु के साथ में हैं, तो कैरियर को लेकर के आपके मन में चिंता रहेगी, एक भय रहेगा। जीवन में क्या करना है, क्या बनना है, क्या करें क्या ना करें, इस बात को लेकर के चिंता भी रहेगी। और मन में एक अनजाना सा भय भी रहेगा। क्या आप जो कर रहे हैं, जिस मार्ग पर चल रहे हैं, क्या उसमें आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस बात को लेकर एक डर भी रहेगा। और चूंकि चंद्रमा की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, तो हो सकता है कि पारिवारिक जनों से संबंध भी खराब हो जाएं। तो ऐसे में करना क्या है? चूँकि वाणी के भाव के स्वामी सूर्य हैं, तो वाणी में थोड़ी उग्रता भी हो सकती है, कटुता भी आ सकती है, किसी बात को लेकर के अहम का टकराव भी हो सकता है। तो ऐसे में इन सब चीज़ों से बचा जाए, इसका सीधा सा उपाय ये है कि भगवान भोले शंकर के शरण में आप चले जाएं। ग्रहण के दौरान किसी से भी कोई बात ना करें, भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और शांत मन से भगवान भोले शंकर को याद करें। ग्रहण समाप्त होते ही आपके मन की सारी दुश्चिंताएं जो है वो समाप्त हो जाएंगी। ग्रहण समाप्त होने के बाद चंद्रमा का गोचर 11वें भाव में हो जाएगा, लाभ के भाव में, और चंद्रमा आपको लाभ प्रदान करने की स्थिति में होंगे। जहाँ तक राहु की बात है, राहु अभी भी दशम भाव में रहेंगे और यहाँ पर राहु का गोचर चूँकि केंद्र के भाव में है, कई दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, राहु भय भी हैं, डिप्रेशन भी हैं, अवसाद भी हैं, डर भी हैं, लेकिन दूसरी तरफ राहु एक्सपेंशन है, विस्तार हैं, राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप राहु के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को या फिर नेगेटिव एस्पेक्ट को अपने जीवन में उतारते हैं। अगर आपने राहु के सकारात्मक पक्ष को अपने जीवन में उतार लिया, पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ आप चले, तो आप जीवन में बहुत आगे जाएंगे। क्योंकि राहु अभी भी लगभग 10 माह तक आपकी कुंडली के दशम भाव में ही गोचर करेंगे और दशम भाव से आपके जॉब और कैरियर का विचार किया जाता है, प्रोफेशन का विचार किया जाता है। राहु क्या है? राहु एक्सपेंशन है, विस्तार है, और राहु डर भी है। तो पहला काम तो ये करें कि आप डर को निकाल करके अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करें। जितना अधिक आप अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करेंगे, राहु उतना ही अधिक आपको लाभ देंगे इस समय। बस आपको डरना नहीं है, बिना डर के अपने कार्य को बढ़ाते चले जाएं।
आप चाहे नौकरी में हैं, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, आपका व्यापार है, आपका बिजनेस है, आपका कोई खुद का स्टार्टअप है, कोई भी कार्य आप कर रहे हैं उसे आप विस्तारित कीजिए, उसे बढ़ाइए। जितना बढ़ाएंगे उतना ही लाभ मिलेगा। क्योंकि राहु की दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही है, तो धन की प्राप्ति होगी, कार्य का विस्तार होगा, व्यापार का विस्तार होगा, तो धन आएगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण आपको बात ध्यान में रखनी है वो ये है कि राहु सीक्रेसी को भी शो करते हैं, गोपनीयता को भी शो करते हैं। आप अपनी योजनाओं को, अपनी प्लानिंग्स को किसी के सामने शेयर मत कीजिए। अपनी योजनाओं को गोपनीय रखिए, अपने तक रखिए, और फिर देखिए आप अपने विस्तार, कार्य क्षेत्र का विस्तार करते चले जाइए, और आप देखिए कि राहु आपको किस तरह से बुलंदियों पर पहुंचाते हैं। और आने वाले 7-8 महीनों में अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत बड़ी सफलता आपको मिलेगी। एक बार करके देखिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कितना लाभ हुआ। जहाँ तक बुध और शुक्र की बात है, बुध और शुक्र का भी गोचर बहुत ही अच्छी स्थिति में है। अभी तो चंद्र ग्रहण के दिन चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, और 11 नवंबर को शुक्र आ जाएंगे पंचम भाव में, और 13 नवंबर को बुध आ जाएंगे पंचम भाव में। तो यहाँ पर शुक्र और बुध की, मरकरी और वेनस की युति बनेगी। ये युति जो है शिक्षा और संतान की दृष्टि से, लव रिलेशंस की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। ध्यान दीजिए कि बुध जो हैं वो विदेश भाव के स्वामी हैं। अगर आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो बहुत बेहतर समय रहेगा आपके लिए, नवंबर 2022। बुध यहाँ पर पराक्रम भाव के स्वामी हैं। आपके अंदर कार्य को लेकर, अपनी शिक्षा को लेकर के एक नए उत्साह का संचार होगा, एक नई ऊर्जा आपके भीतर होगी। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो देवगुरु भाग्य भाव के स्वामी होकर के और नौकरी के भाव, छठे भाव के स्वामी होकर के भाग्य के भाव में बैठे हुए हैं, तो आपको अपने परिश्रम, पुरुषार्थ और भाग्य के सपोर्ट से नौकरी भी मिल सकती है। और बुध चूंकि विदेश भाव के स्वामी हैं, ऐसे में आपको किसी विदेशी कंपनी, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में भी नौकरी मिल सकती है। शुक्र यहाँ पर लाभ के भाव के स्वामी हैं, बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। आपको धन की प्राप्ति होगी, प्रचुर धन की प्राप्ति होगी। आपका कोई पैसा कहीं रुका हुआ था, गवर्नमेंट के पास पैसा फंसा हुआ था, आपने किसी को लोन दिया हुआ था, वो पैसा मिलेगा। आपने कोई कार्य किया था, उसका पारिश्रमिक नहीं मिल पाया था, वो आपको पैसा मिल जाएगा। व्यापार व्यवसाय में आपका पैसा फंसा था, वो पैसा आपको मिलेगा। हर तरह से शुक्र की दृष्टि और शुक्र का लाभ भाव का स्वामी होना धन की दृष्टि से बहुत ही अच्छा रहेगा। और इसी के साथ साथ शुक्र पंचम भाव में है। पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है, तो आपके लव रिलेशंस में भी एक नई ऊष्मा, नई ऊर्जा देखने को मिलेगी। और इस बात के भी प्रबल योग हैं कि आपका विवाह भी हो सकता है इस गोचर काल में। तो आप अपने कार्यक्षेत्र को विस्तारित कीजिए, राहु के गोचर का पूरा फल उठाइए, लाभ उठाइए, और फिर देखिए कि कितना अच्छा आपको रिजल्ट मिलता है। शुक्र और बुध तो आपके साथ लगातार हैं ही। तो मेरी बात से सहमत हों तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अपने साथियों को, मित्रों को भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये बात समझ में आए। नमस्कार।